Welcome students to the lecture 4 of surface chemistry। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड्स जेई और नीट्स में आ चुके हैं। आज अपन कोलाइडल के बारे में बहुत चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मिसल फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि आपने 10th में भी पढ़ा था लेकिन शायद इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो तो डिस्पर्शन मीडियम है लाइक सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो डिस्पर्स्ड फेज है लाइक सॉल्यूट। इसको एक बिल्कुल इजी एग्जांपल से समझ लीजिए। धूल भरी आंधी चल रही है, डस्ट स्टॉर्म। तो जो एयर के पार्टिकल है वो तो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम, और जो डस्ट के पार्टिकल है वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर? तो अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल का। क्लियर? इसमें पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर? अब आप देखिए बोर्ड पे आपके चार्ट है सामने। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है तो उनको अपन कहते हैं सॉलिड सोल। उनको अपन कहते हैं सॉलिड सोल। बहुत लिमिटेड एग्जांपल है इसके। अपन कलर्ड ग्लासेस पहनते हैं, जेमस्टोन, जेमस्टोन जानते हैं, नगीने वगैरह जो पहनते हैं अपन हाथ में, कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन इसके एग्जांपल है। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सोल। अगर दोनों सॉलिड है तो सॉलिड सोल, और अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड तो अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। क्लियर? पेंट्स हैं, सेल फ्लूइड्स हैं, मडी वाटर एटसेट्रा इसके एग्जांपल है। और अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम गैस, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एरोसोल्स। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, एरोसोल। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या है, क्लियर, सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, गैस। जैसे अपने स्मोक है, ये सब क्या है, डस्ट है, ये सब किसके एग्जांपल है, इसी के एग्जांपल है। ऐसे अपन ने क्लासिफिकेशन कर रखा है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। अपन को सॉलिड लिया, एक बार तो डिस्पर्स्ड फेज, अब डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज गैस है। लिक्विड और लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अपन इमल्शन कहते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड है, दोनों क्या है, लिक्विड, तो उनको अपन इमल्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, मिल्क, ये एक तरह के इमल्शन के एग्जांपल है। क्लियर? और अगर आपने इंसेक्टिसाइड देखे, जो अपन स्प्रे वगैरह करते हैं, इंसेक्टिसाइड, डिओड्रेंट, उनको भी एरोसोल कहते हैं। उनमें डिस्पर्शन मीडियम तो क्या है, एयर है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, लिक्विड है, उनको भी अपन क्या कहते हैं, एरोसोल्स। क्लियर? तो गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस आर नोन एज एरोसोल। अब ये देखो आपके बहुत सारे एग्जांपल है, आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं, लेकिन एरोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड सोल इंपॉर्टेंट है और सोल इंपॉर्टेंट है। सॉलिड सोल किसको कहेंगे, जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड। ठीक है? सोल किसको कहेंगे, जब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड। क्लियर? उसको अपन कहेंगे। तो पहला तो अपन क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर? अब आप मेरे को इसी चार्ट में वैसे लिखा हुआ, फिर भी आप सोचिए, आपने स्पॉन्ज का नाम सुना? ठीक है, स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज के बीच में क्या है, थोड़े थोड़े एयर के पार्टिकल है, तो उसमें डिस्पर्शन मीडियम तो क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है, गैस के पार्टिकल है। उनको कहते हैं अपन सॉलिड फोम। क्या कहते हैं उनको, सॉलिड फोम। स्पॉन्ज का बहुत अच्छा एग्जांपल है प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन जानते हैं, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में झामा कहते हैं। वो अपने जो जैसे एड़ियां वगैरह होती है, जब मैल ज्यादा जम जाता है, उनको अपन को साफ करने में काम आता है। ठीक है? खमन डोकला खाया आपने, खमन डोकला, खमन डोकला भी एक तरह का उसी का एग्जाम्पल है। खमन डोकला में क्या है,
जो बीच की स्पेस है उसमें गैसेस के पार्टिकल एंट्रैप्ड हो गए हैं। क्लियर? तो वो भी एक तरह का सॉलिड फोम है। क्लियर? खाली फोम कौन है? अपन ने साबुन में झाग बना दिया, फोम है। साबुन में क्या बना दिया? झाग बना दिया, फोम है। क्लियर? अपन ने जो मिल्क है उसको विप करा, विप मतलब बहुत तेजी से कराया, या क्रीम को बहुत तेजी से घुमाया, झाग बन गए, वो भी फोम का एग्जाम्पल। तो यहां आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए एरोसोल होएगा तो एरोसोल में डिस्पर्शन मीडियम, गैस, डिस्पर्स फेस, लिक्विड और वाइस वर्सा। मतलब अगर एरोसोल आएगा तो उसके दो तरह से एग्जाम्पल है जो कि आपको यहां याद करके लिखने पड़ेंगे। क्लियर? तो पहला तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। क्लियर? अब दूसरा एग्जाम्पल नेक्स्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इजी है, इसको आप समझ के लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। क्लियर? इसमें अपन पहला पढ़ रहे हैं। अब देखिए बहुत इजी, आपने दो है इसके, लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। अगर आपने लायोफिलिक पढ़ लिया तो लायोफोबिक उसका अपोजिट है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। पहला अपन ने पढ़ा लायोफिलिक सोल। आपको सबको पता है फिलिक का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिंग, लविंग। मींस लायोफिलिक सोल का मतलब क्या हुआ? इफ डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल are attracting or loving towards dispersion medium, then they will form lyophilic soul. ठीक है? If water is the dispersion medium, then generally they are known as lyophilic. अब आपको नाम से पता पड़ रहा है कि डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज में क्या अट्रैक्शन है। तो दे कैन बी मेड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। दे कैन बी मेड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। ऐसे समझिए दो स्टूडेंट्स उनमें अट्रैक्शन है तो उनमें दोस्ती कराने की जरूरत ही नहीं है, तो उनमें तो आपस में वैसे अपने आप ही अट्रैक्शन है, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक सोल्स आर मेड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस, मीन दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, तो दे आर लायोफिलिक सोल्स। जनरली जो होते हैं जिलेटिन्स है, जेल्स है, रबर एक्सेट्रा, वो इसी से बनते हैं, लायोफिलिक सोल्स। दूसरा अपन ने कहा लायोफिलिक सोल्स आर ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल सोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ। रिवर्सिबल सोल्स का मतलब क्या होता है? द डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस पार्टिकल। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस के पार्टिकल को अपन सिंपल मेथड जैसे इवोपरेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज रिवर्सिबल सोल। एंड they can be regenerated by simply mixing dispersion medium and dispersed phase, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन है तो they are reversible soul, and they are quite stable, unstable नहीं, they are quite stable and they are highly hydrated, water molecule बहुत ज्यादा है। अगर अपन ने डिस्पर्शन मीडियम पानी लिया तो लायोफिलिक है। ठीक है? तो लायोफिलिक सोल्स क्या है? बिल्कुल इजी है, attraction between dispersion medium and dispersed phase, या dispersed phase particle are easily attracted by dispersion medium particle, reversible है, क्यों अभी आपको समझा दिया। इंट्रिंसिक सोल भी कहते हैं, अपने आप बन गई, कोई बाहर का एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, स्टेबल है, और उनको अपन सेपरेट आउट भी कर सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेस को, और सिंपल मिक्सिंग से रीजेनरेट भी कर सकते हैं। अब लायोफोबिक सोल, लायोफोबिक सोल आपको याद ही नहीं करना, इसका जस्ट अपोजिट है। They are solvent or water repelling, means dispersed phase particle and dispersion medium के particle में थोड़ा repulsion है, means they cannot be made by simple mixing of dispersion medium and dispersed phase। अपन को उन दोनों को मिक्स करने के लिए कोई बाहर का एजेंट लाना पड़ेगा, स्टेबलाइजिंग एजेंट। फिर वो एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट है, उनमें आपस में अच्छी ट्यूनिंग है, थोड़ी बहुत लड़ाई बढ़ाई है। अब अपन क्या करते हैं, कोई तीसरा जना आता है, उनमें दोस्ती कराया था, सेम केस, दोनों में एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन नहीं है, कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डाला तभी वो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। मींस दे कैन नॉट बी मेड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस बिकॉज दे आर वाटर और सॉल्वेंट हीटिंग रिपेलिंग,
बनेंगे नहीं। स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दोगे फटाफट बन जाएंगे। अब सब चीज अपोजिट है, यानी इसीलिए मैंने कहा था आपने लायोफिलिक याद कर लिया तो लायोफोबिक इसका अपोजिट है। अब दे आर इररिवर्सिबल सोल्स। इररिवर्सिबल सोल्स का मीन्स क्या हुआ? मीन्स dispersion medium and dispersed phase cannot be separated easily or they can be coagulated मतलब इकट्ठा होना, they can be coagulated easily by adding small amount of electrolyte। और dispersion medium और dispersed phase को अपन easily separate out नहीं कर सकते, और same dispersion medium और dispersed phase को simple mixing से भी नहीं बनेंगे, उनके लिए stabilizing agent चाहिए, और उस stabilizing agent के कारण ही इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सोल। तो इनके क्या नाम हो गए? लायोफिलिक सोल, इररिवर्सिबल सोल्स एंड एक्सट्रिंसिक सोल्स। क्लियर? तो मेटल और उनके जो सल्फाइड के सोल्स हैं वो इसी मेथड से बनता है, वो लायोफोबिक सोल्स है। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आपके पास टाइम कम है, थोड़ा अपन को क्या करना है, लायोफिलिक याद कर ली तो लायोफोबिक इसका जस्ट अपोजिट है, याद ही करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल एक एग्जांपल के लिए कि मेटल और उनकी सल्फाइड के सोल लायोफोबिक सोल्स है, तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। क्लियर? तो पहला अपन ने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। दूसरा अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। यहां भी बहुत इजी डेफिनेशन है जिसको आप समझ के लिख सकते हैं। पहला, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स। अब इसको बहुत इजी तरह से समझिए। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है। द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज लेसर देन 1 नैनोमीटर, बट इन अ सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम दे आर एग्रीगेटेड और एसोसिएटेड, जुड़ गए, इकट्ठा हो गए, एंड फॉर्म पार्टिकल हैविंग साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और वो किसकी रेंज है? कोलाइडल पार्टिकल की रेंज है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। प्रीवियस क्लास में अपन ने पढ़ा था। मतलब जो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, जिन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, वो सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में एग्रीगेट होकर, इकट्ठा होकर कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। उनको अपन क्या कहेंगे? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्लियर? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो इसका उल्टा। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, बट इन अ सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम दे आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल। अब इसके जो एग्जांपल है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या हुआ? जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है? 1 नैनोमीटर से छोटा है, और सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डालने पर वो इकट्ठा होकर कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बना लेते हैं 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड इसका उल्टा है। जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल है उनका साइज कितना है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, बट इट आर सुटेबल डिस्पर्शन मीडियम दे आर ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल। So this is multimolecular macromolecular colloids. This is multimolecular and macromolecular colloid. अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था लेकिन शायद इस तरह से नहीं पढ़ा था। ये अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था लेकिन शायद इस तरह से नहीं पढ़ा था। थर्ड, एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल। एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल, एंड इसी में आएगा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप जो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप है वो समझ के भी लिख सकते हैं। तो एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल क्या होगा, ये डेफिनेशन आप ध्यान सुनिए। देयर आर सर्टेन सब्सटेंस which at low concentration act as an electrolyte, but at high concentration they are associated or they are joined to form associated colloid और मिसल। है ये कोलाइड लेकिन इनका नाम क्या दिया अपन ने? एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल। या कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। देखो एसोसिएटेड पर इकट्ठा होकर किसमें बन रहे थे? मल्टी मॉलिक्यूलर में भी बन रहे थे, लेकिन ये इकट्ठा किसके कारण हो रहा है? कंसंट्रेशन के कारण। दोनों में फर्क है। क्लियर? इकट्ठा किसमें हो रहे थे? मल्टी मॉलिक्यूलर में भी इकट्ठा हो रहा है, यहां भी इकट्ठा हो रहा है। क्लियर?
तो अपन ने क्या कहा, सर्टेन सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हाई कंसंट्रेशन दे आर एसोसिएटेड, एग्रीगेटेड, इकट्ठा हो गए टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलाइड. एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होता है, उसको अपन कहते हैं CMC. यहां आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी. CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, दैट इज 10⁻⁻4 to 10⁻⁻3 मोल पर लीटर फॉर सोप. सोप में जो अपन एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल बनेंगे वो इसी कंसंट्रेशन में बनेंगे. तो व्हाट इज CMC? इट इज द मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल, उसको बोलते हैं अपन CMC. फिर दूसरा क्राफ्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ही मिसल फॉर्मेशन होगा, क्राफ्ट टेम्परेचर. क्राफ्ट टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव व्हिच मिसल फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस. उसके पहले नहीं होगा. तो दे आर एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल फॉर्मेशन. अब मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है, लेकिन यहां शायद आपने 10th क्लास में इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा जो अपन यहां पढ़ेंगे. तो डेफिनेशन क्या होगी एसोसिएटेड कोलाइड की? द सर्टेन सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट एट हाई कंसंट्रेशन दे आर एसोसिएटेड, एग्रीगेटेड टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसल फॉर्म. ठीक है. और मिसल फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होगा CMC, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा क्राफ्ट टेम्परेचर. दोनों रिक्वायर्ड है, CMC एंड क्राफ्ट टेम्परेचर. दोनों में से भी एक की एब्सेंस है तो मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी. अब मिसल फॉर्मेशन कैसे होती है वो अपन पढ़ रहे हैं, और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. अब अपन कह रहे हैं व्हाट आर सोप्स. अब सोप्स क्या है देखिए, ये अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था. सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. 10th क्लास में रख लेते हैं अपन. और वही आता है फैटी एसिड का मीनिंग क्या है. अगर कार्बन चेन का नंबर 12 से 22 तक होता है तो ही अपन उसको फैटी एसिड्स कहते हैं. अगर कार्बन चेन का नंबर 12 से 22 के बीच में होता है तो ही अपन फैटी एसिड्स कहते हैं. तो व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. मतलब इनमें कार्बन का नंबर 12 से 22 के बीच में होना चाहिए. कुछ एग्जांपल है फैटी एसिड के, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा C17H35COONE. Na की जगह मैं K भी लिख सकता हूं. सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट. दूसरा एग्जांपल है सोडियम पामेट. क्लियर? सोडियम बुलिएट भी होता है. तो व्हाट आर सोप्स? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड. फैटी एसिड मींस कार्बन नंबर इज 12 to 20. अब सोप क्या होता है? अब मैं इस जो फैटी एसिड वाला पार्ट है इसको मैं R से डिनोट करता हूं. किससे? R. अब ध्यान सुनिए, ये R वाला पार्ट है, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल. कैसी है ये? नॉन पोलर. पूंछ लंबी, ऐसे ध्यान करिएगा. ये क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल नॉन पोलर है, पानी से दूर भागती है. और ये जो COO वाला पार्ट है ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड. ये क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड. वाटर लविंग है. तो जब अपन सोप सॉल्यूशन को पानी में डालते हैं, सोप को पानी में डालते हैं तो C15H31 CO Na तो बाहर निकल गया. ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, R पार्ट और CO माइनस पार्ट. ये R और ये COO माइनस. ये R पार्ट क्या है अभी बताया आपको? हाइड्रोफोबिक ए. CO माइनस क्या है? हाइड्रोफिलिक हेड. पूंछ लंबी है, ध्यान कर लिए. R क्या? बहुत ज्यादा कार्बन वाला है. कार्बन 12, 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है. बहुत ज्यादा कार्बन वाला पार्ट है. ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है. क्या है ये? वाटर फियरिंग है. अब आप ध्यान से देखिए,
तो आर पार्ट जो है वो तो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। आर पार्ट हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब वाटर फियरिंग, वाटर रिपेलिंग, वाटर फियरिंग और वाटर रिपेलिंग पार्ट है। अब ये आप ध्यान से समझिए इसको, आप जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूं उस पर लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। शुरू में अपन क्या करते हैं, जब सोप को पानी में डिसॉल्व करते हैं, जब अपन ने सोप को पानी में डिसॉल्व किया, सपोज ये पानी, अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये तो क्या है, हाइड्रोफोबिक, और ये वाला हाइड्रोफिलिक। अब ध्यान सुनिए, शुरू में क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, आर पार्ट है, जो कि पानी से दूर भागता है, वो पानी की सरफेस पर रहेगा, इट विल रिमेन ऑन द सरफेस बिकॉज इट इज वाटर फियरिंग, वाटर रिपेलिंग, वाटर हेटिंग, तो वो तो पानी की सरफेस पर रहेगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट इज इन द बल्क, बल्क मतलब पानी में डूबा हुआ है, परंतु एज द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इज अचीव, दोनों की जरूरत है, एज द क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर इज अचीव। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये भी पानी के अंदर चला जाएगा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट भी पानी के अंदर चला जाएगा, एंड दे फॉर्म अ क्लस्टर, स्फेरिकल शेप क्लस्टर बना लेंगे, ऐसे देखो, ऐसे स्फेरिकल शेप क्लस्टर बना लेंगे। इसमें क्या होगा, जो आर पार्ट है इसके सेंटर में, और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कौन सा वाला, हाइड्रोफोबिक, ये भी बल्क में, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे बाहर की तरफ, क्लियर। तो उन्होंने क्या करा, आर पार्ट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। नाउ इट इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल फॉर्मेशन। नाउ इट इज नोन एज एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल फॉर्मेशन। डायग्राम आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन आएगा। अब वापस सुनिए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक पार्ट का था, सरफेस पर था, क्यों, वाटर फियरिंग है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था, COO माइनस वाला पार्ट, वो क्या है, पानी के अंदर है, बल्क में, क्यों, वाटर लविंग है, वाटर अट्रैक्टिंग है। लेकिन जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पहुंच गई तो दोनों अंदर आ गए, और उन्होंने एक स्फेरिकल सरफेस बना ली, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लिया, क्लस्टर बना लिया, जिसमें कि आर पार्ट तो क्या है, उस सरफेस, उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट का है सर्कमफ्रेंस पे। दिस इज नोन एज आयनिक मिसल, दिस इज नोन एज आयनिक मिसल। अब आपने ध्यान सुनिए, अपने कपड़ों में जो डर्ट है, डस्ट है, ऑयल है, वो नेचर में नॉन पोलर है, पोलर नहीं है, वो नॉन पोलर है। अगर वो पोलर होती तो अपन को साबुन की जरूरत ही नहीं है, अपन कपड़ों को पानी में भिगोते, हल्का सा रगड़ते, साफ हो जाता, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो पोलर डर्ट होती तो पोलर वाटर है, दोनों डिजॉल्व होते, कपड़े साफ रहते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो अपने कपड़ों में डर्ट है, डस्ट है, ऑयल है, वो नॉन पोलर है, which cannot be removed by water alone। अब क्या हुआ, मान लो ये कपड़ों में, यहाँ पे मैंने मान लिया बीच में डर्ट या डस्ट है, ठीक है। अब कपड़ों के बीच में क्या है, डर्ट या डस्ट है, ये बीच का पार्ट है, डर्ट और डस्ट लगी हुई है। अब क्या होगा, ये स्फीयर बन गया, क्लियर। इसमें ये डर्ट और डस्ट का कौन सा पार्ट, आर पार्ट है, और COO माइनस पार्ट का है, सरफेस पार्ट। दिस इज आयनिक मिसल, क्लियर। आर पार्ट इज प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द, किसकी तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, टुवर्ड द डर्ट एंड डस्ट। अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट किसके कांटेक्ट में आ गया, डर्ट और डस्ट के, ऑयल की, गंदगी की, दोनों आपस में क्या है, नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब ये डर्ट और डस्ट और एल्काइल पार्ट दोनों क्या आपस में नॉन पोलर है। जो अपन ने कपड़ों को एजिटेट किया है, रगड़ा है, अपन ने हाथ से रगड़ा, मशीन ने रगड़ा, बात वही है, मशीन भी रगड़ रही है, ब्रश से रगड़ा, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो डर्ट, डस्ट और आर पार्ट है, दोनों क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं,
और जो अपने गंदगी बाहर निकल जाती है ना वो यही है। आ गया? तो सोप का एक क्लींजिंग एक्शन हो गया, बिल्कुल इजी है। अब आप ध्यान सुनिए, सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या है? सोप में RCOO पानी में डाला, तो अलग हो गया, इसको कोई रोल नहीं। R पार्ट ज्यादा कार्बन वाला एल्काइल पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर फियरिंग है, पानी से दूर रहता है। COO माइनस क्या है? वाटर लविंग है, वाटर अट्रैक्टिंग है। शुरू में क्या होगा? जो एल्काइल पार्ट है वो कहां रहेगा? सरफेस पर, पानी से दूर भाग रहा है, सरफेस पर रहेगा। CO माइनस पार्ट अंदर चला गया। धीरे 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 जब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन और क्राफ्ट टेम्परेचर दोनों अचीव हो गए, R पार्ट अंदर पानी में बल्क में, CO माइनस पार्ट भी अंदर है। अब ये एक स्फीयर बना लेते हैं, डर्ट और डस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें R पार्ट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डर्ट और डस्ट या ऑन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड CO माइनस पार्ट का सर्कमफ्रेंस पे। क्लियर? तो दिस इज नोन एज आयनिक मिसल। और जब अपन कपड़ों को एजिटेट किया, लाइक डिजोल्व, लाइक गंदगी बाहर निकल गई, इमल्सिफिकेशन हो गया। क्लियर? अब आप ध्यान सुनिए, मैंने कपड़े तो बहुत ज्यादा लिए हैं, साबुन जरा सा डाल दिया है, पानी भी गर्म कर लिया है, लेकिन क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई है। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अचीव नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कंसंट्रेशन इतनी नहीं है कि मिसल फॉर्मेशन हो जाए, और अपन ने कपड़े धोने शुरू कर दिए, कपड़े साफ ही नहीं हो रहे हैं। ये रीजन है। क्यों? क्योंकि जो अपन को कपड़ों को साफ करने के लिए मिनिमम सोप की रिक्वायरमेंट है, जो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन थी वो अचीव नहीं हुई है। दूसरा केस, अपन ने कपड़ों को सोप सॉल्यूशन में भिगो दिया, अच्छी क्वालिटी का सोप डाला, खूब डाल दिया, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अचीव हो गई, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है, अपन ने पानी को गर्म ही नहीं किया, क्राफ्ट टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ, अभी भी क्या होगा? मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी। अब मिसल फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा? कपड़े साफ नहीं होंगे। अब आप पुराने जमाने की सुनिए, आज से बहुत साल पहले जब वॉशिंग मशीन और इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो लोग क्या कहते थे? कपड़ों को हल्के से गर्म पानी में सोप में या साबुन के सॉल्यूशन में डाल के रात भर भिगो के रख दीजिए। रीजन समझ में आया? सोप को सॉल्यूशन में अपन ने भिगो के रखा, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन या अपन मिसल फॉर्मेशन के लिए टाइम दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की वॉशिंग मशीन आती है, वो भी क्या कहती है? गिव सोकिंग टाइम फॉर बेटर रिजल्ट। मतलब कपड़ों को कुछ देर पानी में भिगो के रखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। सर्दियों में अपन क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, क्यों? टू अचीव क्राफ्ट टेम्परेचर। गर्मियों में नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी है। और जब अपन कपड़ों को भिगो लेते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, तो मिसल फॉर्मेशन बनना शुरू होती है। फिर अपन कपड़ों को साफ होते हैं तो क्लींजिंग एक्शन बहुत ही अच्छा होता है। मींस दिस इज मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात के चांसेस बहुत कम है कि पूरी क्लींजिंग एक्शन आ जाए, क्योंकि वो एक पेज का है, आ भी सकती है, लेकिन ये चैप्टर की वेटेज 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का कोई वेटेज में चैप्टर नहीं, वो क्वेश्चन नहीं, या तो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, तो हो सकता है ये नहीं है। लेकिन ये बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सोप के लिए क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, अगर क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन नहीं हुई तो क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? तो ये तो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब अपन बात करें डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट में अपन 1-2 लाइन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि डिटर्जेंट अपने केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ में थोड़ा डिटेल में। डिटर्जेंट्स जो है उनकी मैकेनिज्म मोर और लेस सेम है, बट their chemical composition is entirely different from soap. They contain sulfonic acid, मतलब उनमें सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट होते हैं जिनका की क्लींजिंग एक्शन इज मच बेटर देन सोप। देयर क्लींजिंग एक्शन इज मच बेटर देन सोप, मीन्स they give lather even in hard water, whereas soap have a poor cleansing action in hard water। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा है कार्बन कंपाउंड में, लास्ट टॉपिक यही था, ठीक है। और क्या होता है डिटर्जेंट, ये डिटेल में अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। इसमें पहला है बाय केमिकल मेथड और बाय केमिकल रिएक्शन। 4 पार्ट में है, 4 रिएक्शन है।
डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। अब यहां मैं कुछ डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। यही पार्ट इसमें कुछ ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट था वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल के बेस पे कोलाइडल का क्लासिफिकेशन। ये दो ही चीज याद करने की, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज पे कोलाइडल पार्टिकल का क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो पहला तो हो गया बाय केमिकल मेथड। अब दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल इजी है, समझ के करिएगा इसको। सेकंड है इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिग आर्क मेथड। अब यहां से आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिग आर्क मेथड से कौन कौन से मेटल के सोल बनाए जा सकते हैं? तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल या कोलाइडल पार्टिकल इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। कैसे? अब आप देखिए डायग्राम ब्रैडिग आर्क मेथड का। एक बड़ा कंटेनर है जिसमें मैंने आइस बाथ ले रखा है। आइस बाथ का मतलब है उसमें आइस के बहुत छोटे छोटे पीसेस है या क्रश्ड आइस है। आइस के बहुत छोटे छोटे पीसेस है या क्रश्ड आइस है। और छोटे कंटेनर में अपन ने एक डिस्पर्शन मीडियम है, सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में दो मेटल की रॉड सस्पेंड कर रखे हैं जिनका की अपन को कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल पार्टिकल बनाना है। तो एक बड़े कंटेनर में तो आइस क्यूब्स है, क्रश्ड आइस है, आइस बाथ। छोटे कंटेनर में डिस्पर्शन मीडियम है और उसी में अपन ने मेटल की इलेक्ट्रोड डाल रखी है जिनका की अपन को कोलाइडल पार्टिकल बनाना है। नाउ एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोवाइडेड बिटवीन मेटल रॉड। मेटल रॉड के बीच में अपन ने इलेक्ट्रिक आर्क प्रोवाइड किया। उस इलेक्ट्रिक आर्क के प्रोवाइड करने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। वो हीट ने मेटल को डायरेक्टली वेपराइज कर दिया एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ आइस बाथ इट इज कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल पार्टिकल। ध्यान से सुनिए। अब यह जरूरी नहीं जो मैं आपको डेफिनेशन है जैसे तरीके बता रहा हूं वैसे लिखा, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बहुत इजी है। जिस मेटल के कोलाइडल पार्टिकल बनाने हैं अपन ने क्या करा है, उस मेटल को एक सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में उस रॉड को डिस्पर्स कर दिया, उस सूटेबल डिस्पर्शन मीडियम में डाल दिया और उसके चारों तरफ क्या है, एक आइस बाथ है। आइस बाथ मींस आइस के छोटे छोटे टुकड़े या क्रश्ड आइस। मेटल इलेक्ट्रोड में अपन ने क्या लगाया, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क से जो हीट रिलीज हुई उससे मेटल सीधे वेपर स्टेट में चला गया और वेपर से आइस बाथ ने इसको कंडेंस करके कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा हुआ कंपटीशन में। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। क्लियर? ब्रैडिग आर्क मेथड और इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन मेथड। तो पहला तो अपन ने पढ़ लिया बाय केमिकल मेथड, दूसरा अपन ने पढ़ लिया ब्रैडिग आर्क मेथड, तीसरा है पेप्टाइजेशन। तीसरा है पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? अब ध्यान सुनिए। कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल बाय शेकिंग विथ डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो प्रेसिपिटेट है उसको अपन ने कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, डिस्पर्शन मीडियम डालेंगे और एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। क्लियर? जो प्रेसिपिटेट है उनका साइज कोलाइडल पार्टिकल से ज्यादा है, तो कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल बाय शेकिंग विथ dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte is known as peptization. Clear? अब देखिए पेप्टाइजेशन में होता क्या है। पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस। दोनों आयन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपनी सरफेस पे किसी एक आयन को इलेक्ट्रोलाइट के एब्जॉर्ब कर लेगा। जनरली वो उन आयन को एब्जॉर्ब करता है जो प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन है। ये आगे भी आएगा, जो प्रेसिपिटेट और इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन है उन आयन को एब्जॉर्ब करता है और उन आयन के इन्फ्लुएंस के कारण प्रेसिपिटेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल पार्टिकल। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। क्लियर? प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट किया, कोलाइडल पार्टिकल में।
प्रेसिपिटेट का साइज बड़ा है और कोलाइडल पार्टिकल का छोटा है। किसकी प्रेजेंस में? एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। और उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। और ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन प्रेसिपिटेट एब्सॉर्ब वन ऑफ द आयंस ऑन इट्स सरफेस, और उस आयन के कारण प्रेसिपिटेट इज ब्रोकन डाउन इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल। अब एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है, इसके दो एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें मैंने FeCl3 डाल दिया है। अब क्या हुआ? यहां पे भी Fe, यहां पे भी Fe, कॉमन आयंस। ये Fe के जो कॉमन आयन है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड अपनी सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड की सरफेस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इसकी सरफेस पर कौन सा आयन है? Fe+3 आयंस। और इन Fe+3 आयंस की इंफ्लुएंस में फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट था, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि प्रेसिपिटेट था, कोलाइडल रेंज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज पेप्टाइजेशन। क्लियर? दिस इज पेप्टाइजेशन। और जो मैंने फेरिक क्लोराइड डाला वो क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट। वो क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट। वो क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट। जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसको अपन ने क्या कहा? पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाया AgI का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाया AgI का, और उसमें मैंने डाल दिया AgNO3, सेम केस, नाउ प्रेसिपिटेट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल रेंज पार्टिकल। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुकी है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल और प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल में कुछ सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो उनके साइज से छोटे हैं। कोलाइडल पार्टिकल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो होना जरूरी है, परंतु बहुत मिनिमम अमाउंट में, ट्रेसेस में, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। परंतु अगर कोलाइडल पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में जरूरत से ज्यादा है तो दे विल कन्वर्ट कोलाइडल पार्टिकल इनटू प्रेसिपिटेट। मींस रिमूवल ऑफ impurities फ्रॉम कोलाइडल पार्टिकल और decreasing the concentration of impurities to minimum amount is known as purification of colloidal particle। मतलब कोलाइडल पार्टिकल में जो soluble impurities हैं उनकी कंसेंट्रेशन अपन जितनी कम कर सकते हैं, इनको जितना ज्यादा रिमूव कर सकते हैं, वो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल है। वो क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। उसमें पहला है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? ये आपने वर्ड जरूर सुना होगा, डायलिसिस है क्या? आप ध्यान सुनिए। अब आपने देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल है उनमें इंप्योरिटीज हैं, सॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं विच आर स्मॉलर देन द कोलाइडल पार्टिकल। अब कोलाइडल पार्टिकल हैविंग इंप्योरिटीज इज टेकन इन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसको अपन किसमें लेते हैं? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में लेते हैं। एंड इट इज सस्पेंडेड इनटू फ्रेश वाटर। मतलब उसको एक फ्रेश वाटर के सॉल्यूशन में, बीकर में फ्रेश वाटर लगा हुआ है, उसमें अपन डाल देते हैं। एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर स्मॉलर देन द कोलाइडल पार्टिकल डिफ्यूज आउट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड the electrolyte or impurities which are smaller than the colloidal particle diffuse out through semi permeable membrane. Diffuse out through semi permeable membrane. So in this way purification of colloidal particle is done. Very easy. Number 2, ultrafiltration. Number 2, ultrafiltration. जो colloidal particle है वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास आउट हो सकता है। क्यों पास आउट हो सकता है? क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर का साइज बड़ा है, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकते, क्योंकि जो पार्चेंट मेम्ब्रेन और एनिमल मेम्ब्रेन में जो पोर का साइज है छोटा है, हेंस कोलाइडल पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू दिस फिल्टर पेपर।
अल्ट्रा फिल्टरेशन में अपन कुछ स्पेशल टाइप के फिल्टर पेपर यूज करते हैं इन विच साइज ऑफ द फिल्टर पेपर इज रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस करते हैं? अब देखिए अल्ट्रा फिल्टर में मैं जो ये नेक्स्ट लाइन बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम में आती है कि जो फिल्टर पेपर है उनको अपन 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन में डालते हैं विच कंटेन एल्कोहल एंड ईथर मिक्सचर। तो इसको क्या कहते हैं अपन? कोलोडियन सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? कोलोडियन सॉल्यूशन। तो कोलोडियन सॉल्यूशन क्या? 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल एंड ईथर विच रिड्यूसेस द साइज ऑफ फिल्टर पेपर नोन एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर का साइज छोटा हो गया पोर का। अब अपन ने कोलाइडल पार्टिकल को डाला तो कोलाइडल पार्टिकल तो पोर से वापस नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो इंप्योरिटीज हैं जो कि कोलाइडल पार्टिकल से छोटी हैं दे पासेस थ्रू दीज पोर्स। दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहां आपको बस एक लाइन ध्यान रखनी है कि सॉल्यूशन जो यूज किया उसको क्या कहते हैं? कोलोडियन सॉल्यूशन। कौन है? 4% नाइट्रोसेलुलोज सॉल्यूशन इन एल्कोहल एंड ईथर। क्या काम करा? इसने फिल्टर पेपर के पोर के साइज को छोटा कर दिया है सो दैट impurities can pass through it which are smaller than colloidal particle but colloidal particle cannot pass through it. Clear? So this is the method for the purification of colloidal particle. ठीक है? Thank you friends.